दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वैधता, जिसे हम औचित्यपूर्णता भी कहते हैं। और इस औचित्यपूर्णता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा लेजिटिमस से हुई है। मध्यकाल में इसे लेजिटिमेटस और इंग्लिश भाषा में इसे लॉफुल यानी वैधानिक कहा गया। अब ये जो औचित्यपूर्णता है, इसके विचार या धारणा का अपना एक लंबा इतिहास है, जिसमें प्लेटो ने न्याय की जो भावना थी उसके अंदर औचित्यपूर्णता का बीज रोपण कर दिया था। क्योंकि उनका मानना था कि हर शासन का बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए और उसकी जड़ें नैतिक मूल्यों, दीर्घकालीन विश्वासों और सामान्य स्वीकृति की गहराई में होनी चाहिए। तो इधर अरस्तु ने कानून सहित शासन का संवैधानिक शासन के रूप में इस अवधारणा के बारे में बताया था। और सिसरो ने लेजिटिमम शब्द का जो प्रयोग है वह विधि द्वारा घटित शक्तियों या फिर न्यायाधीशों के लिए किया था। बाद में इसका प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत क्रिया विधियों, संवैधानिक नियमों और सुव्यवस्था के तत्वों के लिए किया जाने लगा। और मध्यकाल में अत्याचारी और न्याययुक्त धार्मिक शासक के बीच अंतर बताते हुए इसका उल्लेख किया गया है। इनके बाद एक विद्वान थे मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, जिन्होंने अरस्तु से तर्क वितर्क किया इस शब्द के लिए और इस शब्द की धर्मशास्त्रीय व्याख्या की जगह पर संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की। और लॉक ने सहमति और समझौते की धारणा के जरिए से इस विचार का दृढ़ समर्थन किया। लेकिन अब आधुनिक युग में एक विचारक है मेकियावेली, जो शक्ति के समर्थक हैं। अब ये जो मेकियावेली है, ये भी शासक की शक्ति को बनाए रखने के लिए जनता की स्वीकृति और विश्वास की बात को स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ ही मेकियावेली ने यह स्पष्ट किया कि शासक शक्ति संपन्न होनी चाहिए, लेकिन जनता का भी उसमें विश्वास होना चाहिए। और ये भी कहा कि उसके प्रभाव और शक्ति में बने रहने के लिए औचित्यपूर्णता भी एक महत्वपूर्ण जरूरत है। और इसी बात का आधुनिक युग में एक सार्वभौम धारणा के रूप में स्पष्ट प्रतिपादन किया है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने ये स्पष्ट रूप में बताया कि औचित्यपूर्णता या वैधता मेनली विश्वास पर आधारित होती है। इसलिए देखा जाए तो इस नजर से वैधता की जो धारणा है वो एक नवीन धारणा है, जिसका विकास समय और परिस्थिति के अनुरूप होता है। तो अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि औचित्यपूर्णता यानी वैधता क्या है। तो देखो, आखिर वैधता है क्या। हमने कई लोगों से सुना है कि यार ये तो फर्जी है, ये तो फेक है, या फिर कई लोगों से ये भी सुना है कि यार ये तो वैलिड है यानी वैध है, या फिर कानून है। तो बस यहीं पर वैधता का मतलब होता है कानून संबंधी, यानी कानून से सहमत। अब देखो, औचित्यपूर्णता की जो धारणा थी ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन थी, लेकिन वर्तमान समय में इसने एक नया अर्थ ले लिया है। अब ये जो नया अर्थ आया वो क्या है, तो शक्ति के दमन और अदमनात्मक। अब ये जो दोनों श्रेणियां हैं, इन दोनों श्रेणियों के तत्वों पर ये बात समान रूप से लागू होती है कि जब वैधता औचित्यपूर्णता के साथ जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी संघ या संगठन को वैधता या औचित्यपूर्णता प्राप्त हो जाती है, तब उस संघ या संगठन की शक्ति और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उन्हें औचित्यपूर्णता की स्थिति या शक्ति प्राप्त नहीं होती, या फिर उनकी औचित्यपूर्णता पर संदेह किया जाता है, तब मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के संबंध में उनकी सीमाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब ये कि जब औचित्यपूर्णता को शक्ति प्राप्त नहीं होती या फिर उसकी औचित्यपूर्णता पर शक किया जाता है, तब वो मानवीय व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब देखो, तीन चीज होती है, शक्ति, प्रभाव और सत्ता। ये तीनों औचित्यपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करके ही प्रभावशाली बनते हैं और इसके साथ साथ ही दूसरों के व्यवहार को बदलने में भी सफल होते हैं। मतलब ये कि जब शक्ति, प्रभाव और सत्ता को औचित्यपूर्णता या वैधता मिल जाती है, तब क्या होता है कि मानव व्यवहार को बदलने या फिर मानव व्यवहार पर प्रभाव डालने में सफल हो जाते हैं। अब देखो, औचित्यपूर्णता के दो आधार होते हैं, एक बहुमत और दूसरा अल्पसंख्यक विरोधी। तो अब देखो, औचित्यपूर्णता जो है, औचित्यपूर्णता या वैधता को लेकर कुछ खास विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। लेकिन वैधता या औचित्यपूर्णता की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना या फिर उसे मानना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जनमानस के समर्थन और स्वीकृति की तीव्रता और परिवर्तन के साथ वैधता का परिप्रेक्ष्य भी बदल जाता है। इसलिए अलग अलग विचारकों ने इसे अपने अपने नजरिए से पेश किया है। जैसे सबसे पहले है डॉल्फ स्टर्न बर्नर। इनके अनुसार औचित्यपूर्णता शासकीय शक्ति की नींव है। इनका ये मानना है कि सरकार या शासकों को ये चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है और शासितों द्वारा उस अधिकार को स्वीकार किया जाता है। दूसरे विचारक है कोहन अल्फ्रेड। इनके अनुसार औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों और शासितों के बीच एक समझौते की स्वीकृति है। इसके अंदर आरंभिक रूप से ये लोगों का एक ऐसा समझौता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने और बंदी गृह से बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन करना और कर देना स्वीकार करते हैं। और तीसरे विचारक है एस एम लिप्सेट।
इनके अनुसार औचित्य पूर्णता का मतलब है व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से जिसके द्वारा एक विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्था समाज हेतु सर्वाधिक समुचित है। तो अब इन परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वैधता में कुछ खास तत्वों का समावेश है, जैसे ये शासक और शासितों के बीच का एक समझौता है। दूसरा, ये एक प्रकार की स्थिति और विश्वास है जिसमें जनता को ये विश्वास होता है कि शासक या सत्ताधारी अपनी शक्ति का प्रयोग जन सामान्य की स्वीकृति के आधार पर करेंगे। ये सहमति एक स्वीकृति है, इसके साथ साथ ही ये व्यवस्था की योग्यता और क्षमता भी है। ये शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है और इसके साथ साथ ही एक मनोवैज्ञानिक तत्व भी है, क्योंकि इसका आधार डर और लालच नहीं है बल्कि विश्वासों और मूल्यों पर आधारित स्वीकृति है। मतलब ये कि ये जनता की स्वीकृति प्राप्त करने का एक तरीका है। तो चलिए अब बात करते हैं वैधता या औचित्य पूर्णता की विशेषताओं के बारे में। ये तो अभी हमने जान ही लिया था कि वैधता या औचित्य पूर्णता मनोवैज्ञानिक तत्व है। इसे भौतिक वस्तु नहीं माना जा सकता बल्कि शासन के संदर्भ में ये एक धारणा के रूप में स्वीकार की जाती है। वैधता कुछ खास विशेषताओं से युक्त है, जैसे सबसे पहले है वैधता जन समुदाय की स्वीकृति पर आधारित है। अब देखो, वैधता जो है वो खास वर्ग के व्यक्तियों की सहमति पर आधारित न होकर विशाल जन समुदाय की सहमति और स्वीकृति पर आधारित होती है। और अगर जन समुदाय ने उसे स्वीकृति या सहमति प्रदान नहीं की तो उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को अपनी नीतियों का संचालन जन सहमति और स्वीकृति के आधार पर ही करना पड़ता है और ऐसा ना करने पर इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। राजनीतिक व्यवस्था वैधता को इसलिए प्राप्त करती है कि इससे उसके और जनमानस के मूल्यों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। दूसरी विशेषता, वैधता में शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण होता है। अब देखो, किसी भी शक्ति को सत्ता की स्थिति तब प्राप्त होती है जब उसने जनता की नजर में वैधता को प्राप्त कर लिया हो। और अगर किसी संस्था या व्यक्ति के पास शक्ति है और वो शक्ति के डर या दबाव के कारण अपने आदेशों का पालन दूसरों से करवा लेते हैं तो फिर उस संस्था को केवल शक्ति संपन्न ही माना जाता है। अब अगर इसे हम दूसरे शब्दों में समझें तो शक्ति या सत्ता में जब तक सहमति या स्वीकृति का आधार नहीं होता उसे वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि शक्ति के आधार पर दिया गया आदेश न्याययुक्त हो या फिर हितकारी हो। तीसरी विशेषता, वैधता प्रभावशीलता पर आधारित है। अब किसी भी व्यवस्था की जो वैधता है इसकी खोज इस आधार पर की जा सकती है कि उसके आदेशों का प्रभाव जनमानस पर कहाँ तक पड़ता है और वो कितना प्रभावशाली है। उसका नियंत्रण जन सामान्य स्वीकार करता है या नहीं, क्योंकि शासन व्यवस्था का एक बहुत जरूरी काम है और वो है कि जन सामान्य के हितों की रक्षा करना। इसलिए इसकी प्रभावशीलता का बना रहना बहुत जरूरी है। चौथी विशेषता है वैधता शक्ति पर आधारित नहीं है। तो देखो, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का जो औचित्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उस व्यवस्था को अपने हितों और उद्देश्यों के अनुरूप स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। मतलब ये कि लोग उस व्यवस्था में कितना विश्वास जताते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था जो है ना वो सहमति और विश्वास के आधार पर ही स्थायित्व हो सकती है। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं या फिर शक्तियों का दमनकारी प्रयोग करके शासन शक्ति को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसके पीछे जन समर्थन या फिर जन सहमति का आधार नहीं होता और ना ही ऐसी स्थिति वैधता को प्राप्त हो सकती है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में ये दक्षता और योग्यता होनी चाहिए कि वो जनता में अपना ज्यादा से ज्यादा विश्वास बना सके और अपना विश्वास बनाए भी रखे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और सरकार परिवर्तन की जो स्थिति है वो उत्पन्न ना हो। पांचवी विशेषता है वैधता मानव मूल्यों और शासन का सामंजस्य है। अब किसी भी व्यवस्था की जो वैधता है इसकी पहचान इस आधार पर की जा सकती है कि जनता के मूल्यों और विश्वास से उसका कितना सामंजस्य है। क्योंकि अगर लोग ये स्वीकार करने लगे कि वर्तमान सरकार उनके मूल्यों और विश्वास के अनुसार कार्य कर रही है, तब शासन या सरकार की वैधता को चुनौती दी जाती है, क्योंकि शासन में परिवर्तन न होने से क्रांति और विद्रोह की स्थिति बनने लगती है। अब अगर इसकी जगह पर नई सरकार जो है वो जनता के हितों और मूल्यों के अनुसार काम करती है तो फिर उसे सामान्य जनता की सहमति और स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और उसे वैधता मिल जाती है। अब जो गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक सरकारें होती है वो जल्दी से वैधता प्राप्त नहीं कर पाती। वैसे अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तब ये सब जानने के बाद में अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वैधता की जो धारणा है वो मेनली उस योग्यता पर आधारित होती है जिस योग्यता के जरिए लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के अच्छे होने के प्रति विश्वास करवाया जा सकता है। तो ये तो थी वैधता की विशेषताएं। अब बात करते हैं वैधता के स्रोतों के बारे में। अब देखो, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को जिन आधारों से वैधता प्राप्त होती है
उन्हीं आधारों को वैधता का स्रोत कहा जाता है। वैसे तो वैधता के बहुत सारे स्रोत बताए जाते हैं, लेकिन जहां मैक्स वेबर ने वैधता के 3 स्रोत बताए हैं, वहीं दूसरे विद्वानों ने बहुत सारे स्रोतों का वर्णन किया है। तो वैधता के स्रोतों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे संविधान एवं युक्ति संगत कानून। राजनीतिक व्यवस्थाओं में शासन की वैधता का एक प्रमुख स्रोत है संविधान एवं युक्ति संबंध कानून। कानून के अनुसार निर्वाचित वैध प्रतिनिधियों के शासन को ही जनता स्वीकार करती है। दूसरा स्रोत है परंपराएं। अब देखो, देश कोई सा भी हो, लेकिन हर देश में प्राचीन काल से ही परंपराएं वैधता का स्रोत मानी जाती रही हैं। जैसे राजा ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि है, उसके दैवीय अधिकार और राजा के ज्येष्ठ पुत्र की दावेदारी आदि सभी परंपराओं के स्रोत के रूप में है। तीसरा स्रोत है करिश्मा या चमत्कार। अब क्या होता है, नेतृत्व के चमत्कारी गुण के कारण प्रजा का जो बहुत ज्यादा अंधविश्वास है वो उसमें होता है, और वही उसकी वैधता का आधार बन जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, क्लिंटन, जिन्ना की जो सरकार है या सत्ताएं हैं, वो इसी श्रेणी में आती हैं, और इन्हें वैधता इनके करिश्मात्मक व्यक्तित्व के कारण मिली है। चौथा स्रोत है विचारधाराएं। विचारधाराएं भी शक्ति और सत्ता को वैधता प्रदान करती हैं। जैसे चीन में साम्यवादी विचारधारा ही शासन की वैधता का स्रोत है, और अमेरिका में पूंजीवाद, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद और बाद में उदारीकरण की नीतियां ही इनकी वैधता की पहचान है। तो इस तरीके से इन सारी बातों से ये स्पष्ट होता है कि वैधता के बहुत सारे स्रोत हैं, और इन सारे स्रोतों की अपनी अपनी एक पहचान है, एक महत्ता है, और इनकी जो भूमिका है उसमें देश, काल, समय के अनुसार परिवर्तन आता रहता है।